हेलो एवरीवन। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आज हम ईवीएस के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो फरवरी 2016 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती यानी कि उसको निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है मापन और चौथा है परिकल्पना। यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक शिक्षिका जो है वह अपने बच्चों के सामने कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है और वो उनसे सोचने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ, ये सोच करके और कारण बताओ। तो इस तरह के प्रयोग में कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिकल्पना। क्योंकि इसमें जो टीचर है वो परिकल्पना यानी कि सोचने के लिए कह रही है और सोचने के बाद कारण बताने के लिए कह रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिकल्पना यानी कि सोचकर बताना। अब अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। वांछनीय अभ्यास का मतलब कि ये सारे काम किए जाने चाहिए सिर्फ एक को छोड़ करके, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। अब वो कौन सा एक ऑप्शन है जिसको कि हम छोड़ करके सारे करने योग्य अभ्यास हैं। पहला है बच्चे की अस्मिता यानी कि व्यक्तित्व का पोषण करने। दूसरा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। तीसरा पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। चौथा आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में हमें पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना कम स्वीकार किया जाना चाहिए एज कंपेयर टू कि हम देख करके क्या वास्तविक अवलोकन यानी कि हम देख करके क्या सीख रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। दूसरा पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। तीसरा समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। चौथा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। यहाँ पे वृक्ष संरक्षण के लिए अधिक संवेदनशील बनाना है, जिसके लिए हम लोगों को या टीचर को यह चाहिए होगा कि एक पौधे को अपनाए।
यानी कि एक पौधे को अपना करके और उसको पोषण करने के बाद वह उससे बच्चा जो है वो उससे ज़्यादा लगाव यानी उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा और वो अधिक उसके प्रति वृक्ष संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सब सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि क्या ए बी डी हो जाएंगे, दूसरा है ए बी सी, तीसरा है ए और डी। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 ए बी तथा सी, क्योंकि समूह में सीखने पे यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है क्योंकि सभी बच्चे साथ मिलकर के कार्य करते हैं। जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। जब हम एक समूह में किसी की प्रशंसा करेंगे तो वो खुश होंगे और उस कार्य को करने के लिए और भी प्रेरित होंगे। लेकिन ये आंसर गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि एक साथ कार्य करने पे अनुशासन कहीं ना कहीं कम भी हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? यानी कि आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तपरक गतिविधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। पहला है परिवार एवं समुदाय, दूसरा है पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, तीसरा है शिक्षक, चौथा है कहानियां एवं कविताएं। तो प्राथमिक कक्षाओं में स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या प्रकरण हो सकते हैं जिससे कि वो सीख सकते हैं, सीखने के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे सही विकल्प को चुनना है, तो क्या ए बी सी डी हो जाएगा, यानी कि ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे। केवल ए हो जाएगा यानी परिवार और एवं समुदाय, दूसरा है ए और बी यानी कि परिवार एवं समुदाय और पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, चौथा ऑप्शन है ए बी और डी यानी कि परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें और कहानियां एवं कविताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, बी, सी और डी, क्योंकि इसमें हम चारों स्रोतों से इन चारों स्रोतों से हम वैकल्पिक अवधारणाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि परिवार एवं समुदाय भी हो सकते हैं, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, शिक्षक भी होते हैं और कहानियां एवं कविताएं के माध्यम से भी हम सामाजिक अध्ययन के प्राथमिक स्तर के बच्चों को सामाजिक अध्ययन की शिक्षा या दे सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है
कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो इसका आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए हम उसे सूर्य की धूप में सुखाते हैं ताकि हमारा अचार जो है वो खराब ना हो जाए और धूप से सारी नमी जो है वो खत्म हो जाए। अब अगला प्रश्न है कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का या के क्या कारण हो सकता है या हो सकते हैं, यानी कि एक कारण भी हो सकता है और बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, तीन ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या क्या हो सकते हैं। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा है, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी। ए और बी दोनों हो जाएंगे। ए में क्या है? ए में है कि पेड़ों, कुएं तथा आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक ढक दिया गया है, जिसके कारण से पानी का रिसाव अंदर तक नहीं हो पाता है और इसके कारण कि वो कुआं सूख गया है। और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, जिससे कि पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ही नीचे चला गया है और कुआं सूख गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि पहला, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। दूसरा, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। तीसरा, बगुला भैंस को डराना चाहता है। चौथा है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, क्योंकि बगुला जो है वो उस पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जो उस पे कीड़े होते हैं, उसको बगुला जो है वो खा करके और भैंस को साफ कर देता है और खाने के बाद बगुला को अपना भोजन मिल जाता है, इसलिए दोनों के बीच में सहजीवी का संबंध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? पहला है ह्यूमस उपलब्ध कराना। दूसरा है पौधे को सहारा देना। तीसरा है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। चौथा है भोजन भंडारण तथा या संचित करना। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा भोजन भंडारण या संचित करना, क्योंकि ह्यूमस तो उपलब्ध कराते ही हैं जो जड़ होते हैं, पौधों को सहारा भी देते हैं, जल तथा खनिजों का अवशोषण भी करते हैं। भोजन भंडारण का मुख्यतः कार्य जो होता है वो पत्तियों का होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जैसे शकरकंद हो गया, वो जड़ में भोजन भंडारण करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इन चारों ऑप्शंस में से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोजन भंडारण या संचित करना। जो जड़ का जो कार्य है वो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णम कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक
यानी कि वेट लिफ्टर है। बी है वह कर्नाटक की है। सी है उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 केजी तक का भार उठा सकी थी। चौथा है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें बहुत सारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें क्या है कि ए, बी और सी तीनों सही है और गलत है ये वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वह कर्नाटक की नहीं है, वह आंध्र प्रदेश की है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। वो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक है और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। 130 किलो तक का भार उठा सकी थी और 12 वर्ष की अवस्था से ही वह अभ्यास करने लगी थी। लेकिन वह कहाँ की है? वो है आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, जिसे कि हम लोग बावड़ी भी कहते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। डी है उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी तथा सी। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, तो कौन कौन से कथन बावड़ी से संबंधित हो सकते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी, क्योंकि तीनों जो है वो सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है कि उनमें केवल संदूषित जल ही होते हैं, संदूषित जल होता है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी तथा सी। अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार और चौथा है महाराष्ट्र। कि वर्ली नामक जो स्थान है वह किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वर्ली जो है वह महाराष्ट्र में है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? केरल है, गुजरात है और कर्नाटक है। या दूसरा ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश है, गोवा है या कर्नाटक है। तीसरा ऑप्शन है गोवा है, कर्नाटक है या केरल है। चौथा ऑप्शन है केरल है, कर्नाटक है या आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश है। कौन कौन से राज्य जो है वो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये तीनों राज्य जो हैं वो तमिलनाडु के समीप के राज्य हैं। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण यानी कि इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गीध है, रेशम का कीड़ा है, तीसरा कुत्ता है या बाघ है। इनमें से किसकी सुनने की जो शक्ति होती है वो इतनी तेज होती है कि वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि को और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में भी अंतर कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाघ। बाघ जो है वो इतना तेज सुन सकता है कि वो किसी भी ध्वनि में बहुत ही जल्दी अंतर कर पाता है और इसलिए वह शिकार को भी पकड़ने में बहुत तेज होता है। तो आज
हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।